हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ के 2022 में पूछे गए प्रश्न के सेकेंड सिटिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसको बहुत ही आसान तरीक़े से सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका हर डाउट क्लियर होता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला सवाल कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। तो इसमें हमें ए बी सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 9, बी बराबर हो जाएगा 3k और सी बराबर क्या हो जाएगा 4। ए बी सी का मान निकल गया। तो मूल समान होता है तो क्या होता है? मूल समान होता है तो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो b का मान कितना दिया है? 3k, 3 का k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? ए का मान है 9 इंटू सी का मान कितना है 4। तो 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर के ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 नवा 144, 144 बराबर 0। तो 9 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 144 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 144, यानी 9 से कटाएंगे तो 16 नवा 144, 16 बार में जाएगा तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16। तो के का मान क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल कर देंगे तो प्लस माइनस का 4, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है x माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस y² बराबर 30। तो x y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते ही हैं। तो a माइनस बी मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा x² प्लस y² और माइनस 2xy। तो x माइनस वाई का मान हमें दिया है, x माइनस वाई का मान दिया है 6 स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर बराबर x² प्लस y² का मान दिया है 30 और माइनस 2xy। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 बराबर 30 और माइनस 2xy। तो 36 को बराबर के इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36 माइनस 30 बराबर 2xy। तो 36 में से 30 गया 6 हो गया, 6 बराबर 2xy। तो 2 से 2 तिहाई 6। तो xy का मान कितना आ गया? और यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 3 आ गया। 2 तिहाई 6 तो माइनस इधर जाएगा तो यह जाएगा माइनस 3। तो xy का मान कितना हो गया? माइनस का 3, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। इसका मूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो y² के पहले जो रहता है उससे, मतलब पहले वाले स्क्वायर वाले के पहले जो रहता है उससे और लास्ट वाले से गुणा करते हैं। तो y² के पहले क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। 1 में 18 से गुणा करेंगे तो 18 कम 18 18 हो जाएगा। 18 का गुणनखंड निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 नवा 18 और 3 त्रिका 9। तो इसके गुणनखंड का प्लस या माइनस करके ये बीच वाला लाना होता है। तो इसमें क्या लाना है? तो 3 लाना है। तो 3 दूना 6 और 6 में से 3 गया, 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y² प्लस 6y, सॉरी x नहीं y होगा, 6y
और माइनस 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा, तो 6 माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें y कॉमन हो जाएगा, तो y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना y, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का, यहाँ से y निकल गया तो प्लस का 6 बचा है, तो प्लस का 6 लिख देंगे, ठीक है। और अब क्या इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, तो इसमें 3 कॉमन हो जाएगा दोस्तों, 3 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, -3 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा y, और y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 6 छत्री 18, 6 बचा, प्लस का 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें y प्लस 6 दोनों में है, तो y प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे y, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। तो एक बार पहले का 0 करेंगे, y प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना निकलेगा माइनस का 6। एक बार y माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना निकलेगा प्लस का 3, मतलब 3 निकलेगा, माइनस नहीं रहता है, प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका मान निकल गया -6 और 3, तो -6 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्रकृति। इसमें मूल की प्रकृति बतानी है, तो मूल की प्रकृति बताने के लिए ABC की ज़रूरत पड़ेगी। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x² के पहले कुछ नहीं है तो, और b बराबर क्या हो जाएगा, b का मान भी 1 हो जाएगा, x के पहले कुछ नहीं है तो, प्लस का 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 5। ABC का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, b² माइनस 4ac पर निकालेंगे, मूल के प्रकृति बताना है, तो b² माइनस 4ac बराबर, तो b² का मान हो जाए, b का मान हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 5, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 बचे 20, यानी माइनस का 19 आ रहा है, और 0 से -19 क्या है 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है तो मूल का प्रकृति क्या होता है, अवास्तविक होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये 1 का स्क्वायर पहला देखते हैं, तो पहला है 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 24, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49, तो और 5 का स्क्वायर 25, इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 24, और 7 का स्क्वायर 49, और ये 73 में से 49 घटाएंगे तब भी क्या आ जाएगा, इसका अंतर सर्वांतर 24 आएगा। तो ये तो समांतर श्रेणी में है, इसका तो ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, और इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा -6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका अंतर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसमें भी घटाएंगे तो इसका भी अंतर 4 आएगा, इसका भी अंतर 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो √18 को भी लिख सकते हैं 3√2, और √32 को लिख सकते हैं 4√2, तो इसमें भी सार्वंतर इसका क्या आएगा √2, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो an मतलब nवां पद दिया है, मतलब an बराबर 5 - 3n, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद 5 - 3 × 1, यानी 5 में से 3 गया
2 a1 ए पहला पद निकल गया 2, तो हम an का फार्मूला पर रखेंगे तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का मान दिया है 5 माइनस 3n बराबर ए का मान दिया है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, इस 2 को बराबर के इधर भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 5 में से 2 घट जाएगा, मतलब 2 प्लस के बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 माइनस 3n बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ बचेगा n, और यहाँ क्या बचेगा, ये प्लस है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, d का मान माइनस का 3, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो इसमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा पहला पद, मतलब a बराबर हो जाएगा 21, और d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस, तो 18 माइनस 21 यानी माइनस का 3, और d हो गया। और कौन सा पद शून्य है, तो an बराबर निकालना पड़ेगा। an का फार्मूला क्या होता है, an बराबर शून्य होगा, मतलब कौन सा पद शून्य है, तो an बराबर शून्य रख देंगे तो n का मान निकल जाएगा। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान कितना है 21 प्लस n नहीं दिया है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है माइनस का 3 बराबर 0। तो इस 21 को बराबर के इधर भेज देंगे, प्लस में है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 21, तो माइनस 3 को भी बराबर के इधर भेज देंगे तो n माइनस 1 बराबर माइनस 3 बराबर के इधर जाएगा, तो ये माइनस 3 है गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग लगेगा, तो माइनस 21 बट्टा माइनस 3, माइनस माइनस कट गया और 3 सत्ते 21, तो n माइनस 1 बराबर 7 है, तो n बराबर माइनस 1 बराबर किधर जाएगा, बराबर का उधर, तो माइनस बराबर का उधर जाता है तो प्लस होता है, यानी 7 प्लस 1 यानी 8वां पद हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा। यानी 3 पद दिया है, इसका चौथा पद बताना है। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा √7, और डी इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, इसका सारवंतर हो जाएगा √28 में से √7 घटाएंगे तो √28 को लिख सकते हैं हम 2√7, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो ये देखिए √28 को हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 14, 2 सत्ते 14। अब इसका स्क्वायर रूट में रखेंगे 2√7 आ गया, तो इसका 2√7 में से √7 घटा देंगे तो √7 बचेगा, यही तो लिख रहे हैं। तो डी का मान भी √7 हो गया, ए बराबर √7 हो गया। अब पूछा है इसका चौथा पद, मतलब A4 निकालना है, A4, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3D, तो a का मान कितना है, a का मान है √7 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है √7, तो ये हो जाएगा 3√7 और एक √7, तो कितना हो जाएगा 4 गो √7, और 4 गो √7 का मतलब क्या हो गया ये। अब इसको रूट में करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 सत्ते 112, यानी √112 आएगा। 112 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ गया है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों 9 नंबर, यदि 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत 3 पद है तो a का मान क्या होगा? तो हमें a का मान बताना है। तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, d1 बराबर d2 हो जाएगा। जब समांतर श्रेणी में है तो मतलब इसका सार अंतर समान होगा, तो यानी d1 बराबर d2, तो मतलब d1 कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो a माइनस 2/3 बराबर ये d2 क्या होगा, तीसरा में से दूसरा पद, यानी 2 माइनस 1 a, 2 माइनस a, और a माइनस a बराबर के इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a 2a, और ये 2 और ये माइनस बराबर किधर जाएगा तो प्लस 2/3, तो 2a बराबर ये बट्टे का जोड़ करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, 8/3 बराबर, तो 2 चौका 8, तो यानी a बराबर कितना हो गया, 4/3। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवंतर d हो तो इसके n पदों का योगफल क्या होगा? तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य माइनस माध्यक, माध्य माइनस माध्यक, माध्यक। तो ये क्या करेंगे, माध्य कितना दिया है 27 माइनस बहुलक नहीं दिया है तो बहुलक का बहुलक लिख देंगे और बराबर 3 इंटू माध्य, फिर माध्य कितना है 27 माइनस माध्यिका कितना है, माध्यिका कितना है 33, तो क्या करेंगे 27 माइनस यहाँ बहुलक का बहुलक ही लिख देंगे, बहुलक बराबर 3 इंटू 33 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6, तो माइनस 6 18 और माइनस 18 बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 27 और 18 45, और ये बहुलक को बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस का बहुलक है प्लस में आ जाएगा, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 45, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यदि किसी प्रायिकता की किसी घटना इफ होने की प्रायिकता में कौन सही है? तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है और 0 के बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि PE बराबर PE प्लस PE नॉट माने बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो PE जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो नहीं जीतने की प्रायिकता निकालना है, तो नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगा। अब नहीं जीतने की प्रायिकता निकालना है तो ये क्या करेंगे, 1 में से 0.4 घटा देंगे तो घटेगा तो कितना आएगा 0.6, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न आया है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगला है, 2 सिक्कों को एक
उछाला जाए तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो शीर्ष आने की प्रायिकता पहले निकालेंगे। तो शीर्ष कितना आएगा, दो, टोटल दो शीर्ष आ सकता है दो सिक्कों को उछालने पर। और टोटल कितना आ सकता है, टोटल दो शीर्ष और दो पट मिलाकर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 1/2, दो दो दूना 4, नहीं 1/2 हो गया। और शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो यही फार्मूला लगाएंगे फिर PE प्लस PE नॉट बराबर 1। तो PE 1/2 है प्लस PE नॉट बराबर 1। तो ये PE नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, तो 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा। और 1 से बड़ा कौन है, इसमें 1.5 है, तो ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकदम बहुआ टाइप का प्रश्न आ रहा है, बहुत आसान प्रश्न है। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है x² प्लस 1/x² बराबर 14 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो हमें इसका लगाना पड़ेगा एक फार्मूला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a² यानी x² प्लस b² यानी 1/x², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2xy 2 इंटू x इंटू 1/x, ये कट जाएगा x से तो 2 बचेगा। और यहाँ x² प्लस 1/x² का मान कितना है, 14 है, अब प्लस 2। और यहाँ x प्लस 1/x का स्क्वायर है, तो ये 14 2 कितना हो गया 16। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 16। तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा। तो हम पहले ए निकालना पड़ेगा, a बराबर 2 और d बराबर a2 माइनस a1 यानी 6 माइनस 2 यानी 4। अब SN के फार्मूला पर निकाल लेंगे। तो SN 11 पदों का फार्मूला होता है n/2। तो 11 पदों का निकालना है, तो n का मान हो गया 11/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान हो गया 2 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 4। तो इस पर रखेंगे तो 11/2 और 2 दूना 4 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे 4। तो ये हो गया 11/2 और ये हो गया 4 प्लस 10 चौका 40, 40 और 4 44 यानी 11/2 और ये हो गया गुणे 40 4 44। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 और 22 में 11 से गुणा करेंगे तो 242 आएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो 3πr² यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न बिंदुओं 2, -2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2 प्लस x2 का मान कितना है -2/2 और y1 का मान कितना है
-2 और y2 का मान कितना है +2/2। तो ये भी 2 में से 2 गया 0, ये भी 0। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 0, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 और उसके शीर्ष 2, 3 और 1-4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? तो केंद्रक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है, केंद्रक मान लेते हैं, केंद्रक बराबर दिया है 3 0। तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। तो x1 कितना है 2 आप प्लस x2 कितना है 1 और x3 नहीं दिया है, x3/3 और y1 + y2/3। तो y1 कितना है 3 प्लस y1 प्लस y2 का मान कितना है -4 और प्लस y3 नहीं दिया है /3। तो पहले ये हो जाएगा 3, पहला निकालते हैं तो 3 बराबर क्या हो जाएगा x का मान, तो 3 प्लस x3/3 यानी 3 3 का 9, गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 बराबर 3 प्लस x3। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा तो -3, तो यानी x का मान 6। तो x का मान 6 इसमें कौन है, इसमें है, तो यानी और कुछ कोई किसी में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 0,0 है, 4 0 है एवं 0 1 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, होता है x√x और पहला लिख देते हैं y - y1 और फिर क्या होता है, फिर लिखते हैं x, यहाँ x1 x2 और फिर यहाँ क्या लिखते हैं y - y1 y - y और फिर इसमें क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं x3 और यहाँ लिखते हैं y - y1 y और इसमें क्या करते हैं 1 लिखे हैं, 1 लिखे हैं तो 1 के बाद 2 3 और 2 लिखे हैं तो 2 के बाद फिर क्या आएगा 3 और 3 के बाद फिर 1 से 3 तक करना है, तो 1 फिर 3 के बाद क्या है 1 और यहाँ क्या है 2, 3 1 के बाद क्या आएगा 2 और इस पे रख देंगे। तो इस पे फॉर्मूला पर रखेंगे तो x1 x1 का मान 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पहले ही, और प्लस x2 का मान कितना है 4 है, तो 4 रखेंगे और फिर y3 का मान कितना है 1 है और माइनस y1 का मान कितना है 0 और फिर इसमें x3 का मान भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ 4 1 में से 0 हो गया 1, यानी 4 बचेगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला है बिंदुओं -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र होता है x2 - x1, x2 कितना है -5 -x1 यानी माइनस प्लस हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 7 - 3 का स्क्वायर। तो -5 में से 1 -5 प्लस 1 यानी हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और फिर 16 32 और 32 का हम वर्गमूल स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 का स्क्वायर रूट होगा 4√2 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो बिंदुओं की x1 y1
x2 y2 को मिलाने वाली रेखा m अनुपात m के अंतर विभाजन करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस n1, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर 880। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और आर कितना दिया है 14 इंटू एल बराबर 880। तो ये कटा देंगे, 2 7 दूना 14 और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 440 और 22 दूना 44 यानी 20। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसके आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r1 स्क्वायर एच और फिर 4/3 पाई r2 स्क्वायर एच। r1 r2 क्यों लिया है? क्योंकि दो बेलन है इसलिए। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा और इसका दिया है 9/16 यानी 9/16। तो r1/r2 क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 यानी r1 और r2 का मान 3/4 हो गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर एच r1h 4 पाई r2h। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा। तो r1/r2 यानी 3/4 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:4। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। तो इसके शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल और पाई इंटू आर का मान आर इंटू और आर प्लस 2r और इसका मान दिया 18। तो और आर इंटू एल का मान कितना दिया है 2r बराबर 18। तो इसमें 2r और 2r 3r हो जाएगा। पाई आर इंटू 3r बराबर 18। तो ये क्या हो जाएगा पाई आर इंटू आर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर इंटू 3 बराबर 18 और 3 से कटा देंगे तो 3 छक 18 यानी पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 6 यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही इसकी आधार की त्रिज्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या है 6, तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो गोले का आयतन का अनुपात तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर मतलब r1 क्यू बट्टा 4/3 पाई r2 क्यू बराबर 8/27। 4/3 से 4/3 कट गया तो बचेगा कितना r1/r2 क्या हो जाएगा? इसका घनमूल कर देंगे। तो इसका घनमूल करेंगे तो 2 का घनमूल 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2 और 27 का घनमूल क्या हो जाएगा 3। r1 r2 निकल गया। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 तो इस पे रखेंगे तो 4 पाई r1 स्क्वायर बट्टा 4 पाई r2 स्क्वायर। तो इसके पूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा
R1 स्क्वायर बटा R2, तो R1 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और R2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 4:9। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न का होता है दोस्तों, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान क्या होता है c बट्टा a। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6, a बराबर हो जाएगा 6 और b बराबर हो जाएगा माइनस का 11 और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और d बराबर हो जाएगा 2। तो हमें तो c का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3 बट्टा a का मान कितना है 6, तो 3 दूना 6 यानी माइनस 1 बट्टा 2 यानी ऑप्शन c इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा इंटू अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x और प्लस माइनस 3 में x से करेंगे तो माइनस 3 और माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। तो ए बी सी का मान क्या हो गया, a बराबर 1, b बराबर हो गया माइनस 3 और c बराबर क्या हो गया माइनस 8। तो अब अल्फा इंटू अल्फा में बीटा से गुणा करेंगे तो क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा में 1 से गुणा करेंगे तो अल्फा और बीटा में 1 से गुणा करेंगे तो बीटा प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो अल्फा इंटू बीटा का होता है c बट्टा a, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस b बट्टा a प्लस 1। तो c बट्टा a मतलब c का मान कितना है माइनस का 8 बट्टा a का मान 1 माइनस और b बट्टा 1, तो b का मान कितना है माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा और a का मान 1 प्लस 1। तो 8 में से माइनस 8 प्लस 3, तो प्लस 3 और 1 प्लस 4, 3 और 1 4 और 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा है, पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो इसके व्युत्क्रम है तो पी क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, गुणनफल का फॉर्मूला क्या है शून्यकों का गुणनफल माइनस c बाई ए। तो c का मान कितना है माइनस क्यू बट्टा ए का मान 1। अल्फा इंटू अल्फा कट गया तो माइनस क्यू बराबर 1 यानी क्यू बराबर कितना हो गया माइनस का 1 यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी इसका योग तो -2 और प्लस 6, -2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 6 गुणे यानी -2 गुणे
6, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 2 गया 4, 4x और 6 दूना 12 यानी -12। तो ये कौन, इसमें कौन मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 5 + 2 बराबर 0 और 6x - 9y बराबर +5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो इसका a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1/a2 माने 2/6 बराबर b1/b2 - 3/9 बराबर c1/c2। c1 कितना माने 2/5। कटाएंगे तो 3 दूना 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 है। और ये बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं हो जाएगा क्योंकि 1/3 है, नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका क्या होता है, तो इसका केवल कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है k के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y बराबर 5 तथा 3x + y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है k बट्टा a2 का मान कितना है 3 बराबर नहीं है b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 और b2 का मान कितना है 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो k बराबर नहीं होगा 3 दूना 6 के, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। जब समांतर रेखा होता है तो क्या होता है, तो उसका कोई हल ही नहीं होता है, यानी उसका हल क्या होगा, शून्य होगा, एक भी हल नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है y - 4 बराबर 0 के आलेख कैसे सरल रेखा होगी। तो y - 4 तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस बराबर किधर जाएगा, तो y बराबर 4 का क्या होगा, तो x के समांतर जाएगा, यानी ये एक ऐसी कार्तीय तल में y का मान लीजिए यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ 0 है तो x और ये y का मान यहाँ 4 आ रहा है, तो ऐसे ही न जाएगा, तो x के समांतर ही न जा रहा है, तो यानी x के समांतर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है यदि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 हो तो इसमें क्या होगा, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो इसको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, तो 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ घट जाएगा और ये 4 और 3 7 और ये कितना हो जाएगा 24 और 11 7 y हो गया, 4 को y और 3 को y 7 को y और 24 में और 11 कितना हो जाएगा 35 को, तो y बराबर क्या हो जाएगा 35/7 यानी 7×5 = 35। तो y का मान 5 इसमें कौन है, तो y का मान +5 में ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और इसके में स्क्वायर नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा। और ये x² - ये भी द्विघात समीकरण होगा। और ये इसको देखेंगे तो
2 में एक्स स्क्वायर तो 2x² और यहाँ x² तो घटेगा तो फिर x² आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा द्विघात समीकरण। लेकिन इसमें करेंगे तो x में x² करेंगे तो यहाँ x² बचेगा, इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो x² बचेगा, एक कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है y अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 2 घने के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो A1 क्यू A2 क्यू, तो भुजा कितना है 1/27, यानी A1 और A2 क्या होगा, A1 और A2 का अनुपात क्या होगा 1 और 27 का वर्गमूल घनमूल क्या होता है 3, तो 1 और 3 हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6a1²/6 6 से 6 कट गया, a का मान कितना है 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1:9। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r3, तो 4/3 पाई और r का मान कितना है 2r है, 2r का क्यू, यानी 4/3 और पाई और 2 का क्यू कितना होता है 8 r3, तो 8 चौका 32, यानी 32 पाई r3/3। तो इसमें कौन है 32 पाई r3/3, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाबू यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान, तो इस सबको जोड़ लेते हैं और जितना होता है उससे भाग देते हैं तो माध्य निकलता है। तो इसको जोड़ लेंगे 6 + 8 + 9 + x + 13 बट्टा कितना है 5 को है तो 5/10। तो अब जोड़ लेंगे इसको, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17 13 30 हो गया, 30 6 36 प्लस x/5 बराबर 10, 10 5 50, तो 36 + x बराबर 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 में से 36 घटा देंगे, 36 बराबर किधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 14 आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है इसकी माध्यिका निकालना है। तो इसके माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो पहले हो जाएगा 6 8, 6 के बाद 8, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 16, फिर 18, फिर 21, फिर 22, फिर 25। अब इसको बीचों बीच में देखेंगे कौन है, तो इसके 4 गो इधर 4 गो इधर, तो इसके बीच में कौन बच रहा है 16, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 16, इसकी माध्यिका हो जाएगी। अगला है इसमें बहुलक बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वहीं इसका बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है 25 आ रहा है, तो 25 इसका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आंकड़े, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा सबसे अधिक कौन है 32 माइनस निम्न सीमा सबसे कम कौन है 6 है, तो 32 में से 6 घटा देंगे तो 26 आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है वर्ग अंतराल 130 से 150 के वर्ग चिन्ह क्या होगा। इसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो 150 + 130/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 180/2, तो यानी 140, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अगला है दोस्तों, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। विषम संख्या किस प्रकार होगा, 2n + 1 और फिर क्या होगा 2n + 3, फिर क्या होगा 2n + 5, फिर क्या होगा 2n + 7 बट्टा कितना है 4 है बट्टा 4 बराबर इसका माध्य दिया है 6, माध्य बराबर 6 दिया है। अब 3 गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 और इसमें क्या हो जाएगा 2n 2n 4n 4 2 6n 6 2 8n 8n प्लस ई क्या हो जाएगा 1 और 3 4 4 5 9 और 7 16 16 हो गया 8 + 16 बराबर 6 चौका 24 8 n बराबर क्या हो जाएगा 24 और 16 बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 16 तो ये क्या हो जाएगा 8n बराबर 24 में से 16 गया तो 8 बचेगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 बट्टा 8 यानी 1 8 8 1 हो गया। तो अब इसका सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 2n + 7 है तो 2 × n का मान कितना है 1 + 7 यानी 2 एकम 2 और 7 9 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है तो परिसर नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है दो संख्याओं का लॉसा 27 है और मौसा 162 है तो उनके एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या, तो हम जानते हैं कि मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मौसा कितना है 27 गुणे लौसा 162 बराबर पहली संख्या 54 गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा तो ये इसको गुणा में बराबर के इधर भेज देंगे तो 27 बराबर 100 गुणे 162 बराबर 54 तो 27 दूना 54 तो 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 2 एकम 2 यानी 81। ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न है संख्या है 12 15 और 21 का मौसा क्या होगा। तो इसका गुणनखंड निकाल लेंगे तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 2 तिहाई 6 और 15 का क्या हो जाएगा 3 पचे 15 और 21 का क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो इसका लिख देंगे 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का हो गया 3 गुणे 5 और 21 का हो गया 3 गुणे 7। तो इसमें तीनों में कौन मिल रहा है तो 3 मिल रहा है यानी इसका मौसा कितना हो गया 3। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए q के लिए प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में होता है तो 6q + 1 के रूप में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है 22/7 है तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो द्विघात मतलब जिसका घात 2 हो तो द्विघात मतलब इसका शून्य कितना होता है 2 होता है। मतलब पूछेगा अगर जिसका घात जितना हो वही उसका शून्यक होता है। तो द्विघात का 2 होगा त्रिघात का 3 शून्यक होगा। जिसका जितना घात होगा उतना उसका शून्यक होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है तो जिस बहुपद क्या होता है जिस चर का घात पूर्ण संख्या होता है, जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होता है बहुपद होता है। तो इसका पूर्ण संख्या है बहुपद है, इसका भी पूर्ण संख्या है बहुपद है, इसका भी है और इसका ये माइनस में नीचे है
बट्टा में है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में इसका पावर हो जाएगा माइनस में x पावर -1, और पावर के माइनस में रहता है तो पूर्ण संख्या नहीं रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यही बहुपद में नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि px बराबर qx इंटू gx है और px का घात 7 gx का घात 3 है, तो px बट्टा gx माने घात घटाना है, तो घात px का घात और gx का घात का क्या होगा, तो px बट्टा gx का घात हो जाएगा, तो भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, यानी 7 - 3 बराबर 4, यानी इसका घात कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बहुपद px का एक शून्यक -2 और में कौन px का एक गुणनखंड होता है, तो x बराबर माने इसका शून्यक एक दिया है, तो x बराबर -2, यानी x माइनस बराबर किधर रहेगा, तो +2, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बट्टा a, c का मान कितना है 1 और बट्टा a का मान कितना है 1 बट्टा 1, यानी 1। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 है, तो q का मान, तो q का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें रख देंगे इस फॉर्मूला पे, तो a बराबर कितना है 37 बराबर b का मान कितना है 4, q नहीं दिया है तो q का q लिख देंगे, प्लस r का मान 1, तो 1 को बराबर किधर भेजेंगे, तो 37 - 1 बराबर 4q, तो 37 में से 1 गया 36 बराबर 4q, 4 × 9 = 36, यानी q का मान कितना हो गया 9। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इसमें बताना है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। 156 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 156 का होगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर से 3 से 13 × 3 = 39, तो 2 का घात कितना आ रहा है 2 बार आ रहा है, यानी 2 का घात 2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और इसको हम ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में इसको 12 का √12 का हम लिख सकते हैं। √12 का गुणनखंड क्या होता है 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3 होता है, तो इसको रूट से बाहर निकलेगा, ये रूट से बाहर निकलेगा 2, तो 2 हो जाएगा, तो 2 √3, तो 12 को लिख सकते हैं 2 √3 और बट्टा √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 क्या है परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 64 नंबर। अगला प्रश्न कहता है 0.105 का p/2m और 5 के पावर m का रूप निम्नलिखित में कौन है। तो इसको 105 को लिख 0.105 है, इसको लिख सकते हैं 105 और दशमलव के जगह पर 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 0 लगा देंगे और 3 5 दूना 10, 5 से कम 5, और इससे 5 से घटाएंगे तो 5 दूना 10 0, 21/200, 200 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 200 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 200 का गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 21/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है,
ये तो अपरिमेय संख्या है, पता ही है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, 10 प्लस 10 20 क्या है परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन ए इसका बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा? तो शांत किसका होगा? तो शांत जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 हो, या केवल 2 हो और या क्या केवल 5 हो, तो उसका वो क्या होता है शांत होता है। और जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है तो वो क्या होता है अशांत होता है। तो ये इसमें इसका हर का गुणनखंड करेंगे पहले वाले का, तो 15/1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा और कोई नहीं आएगा, केवल इसके गुणनखंड में 2 और 5 ही आएगा। तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही एक शांत दशमलव है। अगला है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौस ए बी गुणे लस ए बी का बट्टा ए बी बराबर है। तो ए बी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? तो ए और बी है तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। और लौसा कितना होगा? ए इंटू बी गुणा कर देंगे ए बी या बट्टा इसका टोटल कितना दिया है ए बी, तो ए बी गुणा ए बी, तो ए बी ए होगा, तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्मक सह अभाज्य? सह अभाज्य वो होता है जिसका मौसा करने पर जिसका मौसा 1 हो, वो क्या होता है सह अभाज्य होता है। तो इसका मौसा करेंगे तो अलग अलग आएगा, इसका मौसा भी 1 नहीं आएगा, इसका भी मौसा 1 नहीं आएगा, इसका भी मौसा 1 नहीं आएगा, और इसका मौसा करेंगे इन दोनों का तो इसका 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो कौन यौगिक संख्या है? तो यौगिक मतलब कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन है? ये यौगिक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। तो यौगिक कौन है? अरे सॉरी, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। तो ये 21 क्या है 3 गुणे 7, तो ये अभाज्य संख्या नहीं, ये कंपोजिट नंबर है, यानी यौगिक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो इसमें बताना है कौन अभाज्य संख्या है। 33 भी भाज्य संख्या है, 38 भी भाज्य संख्या है, 39 भी भाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 31 से ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला है दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद हम अगले वीडियो में हम इसका लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका अब देखते हैं 71 नंबर युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x + b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2 के अनगिनत हल कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों ABC त्रिभुज ABC में AB और AC क्रमशः D और E बिंदु है, तो DE पैरेलल BC है, मैंने DE और BC के समांतर है। तो AD बराबर 4 है, DB बराबर x - 4 है, AE बराबर 8 है, तो EC बराबर 3x - 19 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यह एक त्रिभुज है ABC और इसके D और इसका DE समांतर है BC के, और AD बराबर दिया है 4, DB बराबर दिया है x - 4, और AE बराबर दिया है 8, और EC बराबर दिया है
3x माइनस 19। तो हमें x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं AD बट्टा DB यानी 4 बट्टा x माइनस 4 बराबर AE बट्टा EC यानी 8 बट्टा 3x माइनस 19। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो आएगा 4 तिहाई 12 x माइनस 19 चौके 76 माइनस 76 बराबर x में 8x तो 8x माइनस 8 चौका 32। अब क्या करेंगे, ये x वाले को इधर बराबर के इधर भेज देंगे और संख्या वाले को बराबर के इधर। तो 12 में से 8 12 बराबर के इधर 8 आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4x और ये माइनस 76 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 76 में से 32 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये घट जाएगा। तो 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गया 4 यानी 44। तो 4 से कट जाएगा 11 चौक 44 यानी x बराबर आ जाएगा 11 यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 73 नंबर। दो समरूप त्रिभुज ABC P एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 है। तो यदि त्रिभुज ABC के एक ऊंचाई 4.5 है तो PQR की ऊंचाई त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दो समांतर त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है ABC और दूसरा और इसका माध्यिका है D और दूसरा है PQR और इसका माध्यिका है मान लेते हैं S। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर होता है उसके भुजाओं के त्रिभुज के ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के। तो त्रिभुज के ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा त्रिभुज के ऊंचाई का स्क्वायर। तो त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 81 है, 81 बट्टा 49 और ये कितना है त्रिभुज की ऊंचाई बट्टा त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई नहीं स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो 81 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 9 अब बट्टा 49 का क्या हो जाएगा 7 और इसका मान कितना दिया है, एक का मान दिया है 4.5 बराबर। और नीचे वाला त्रिभुज है AB PS है तो PS तो ये क्या हो जाएगा 45 दूना 90 यानी 2 बार में कट जाएगा 4.5 दूना 9 और ये PS बराबर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा उल्टेगा तो ये आएगा 3.5 यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर होगी। तो इसकी प्रत्येक भुजा, तो ये इसके लिए समचतुर्भुज एक खींचेंगे। इसकी एक भुजा एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, यह है 8 और दूसरा विकर्ण है इसका 6 सेंटीमीटर। तो 6 का ये 3 भुजा हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और ये लंबवत हो जाएगा। तो इसका मान निकालना है भुजा का मान। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, मतलब A बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 4 चौका 16 अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू की भुजा 10 है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 पचे 10, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 15, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है 76 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 4√3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा और ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? गुणा में भाग में बराबर कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 4 चौका 16, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? +-4। ए का मान हो गया 4, तो इसकी परिमिति क्या होता है? तो परिमिति होता है 3 × ए, यानी 3 गुणे ए का मान 4 यानी 12, 4 3 12, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या है? πr + 2r। तो इसमें r कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना? पाई + 2 और r का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 × पाई + 2 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः आर एवं कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो इसके वलय का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई × r² कैपिटल R स्क्वायर - स्मॉल r स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। मान लीजिए ये है वृत्त है और इसका ये जीवा है और ये केंद्र से इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है केंद्र से, तो हमें इसका व्यास बताना है। तो इसका ये लंब हो गया और 8 सेंटीमीटर है तो इसका 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा आधा, तो 4 और ये हो जाता है। इसका कर्ण बराबर क्या होता है? √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, यानी 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। और वृत्त का व्यास होता है r का मान निकल गया, r बराबर ये हो गया 5, तो d बराबर क्या होता है? 2r, यानी 2 × 5, तो 10। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है 80 नंबर प्रश्न है दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो इसका दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr1² × πr2², इसका अनुपात दिया है 9:4 यानी 9/4। तो इसका पाई से पाई कट गया, r1/r2 क्या हो जाएगा? √9/4 यानी 3/2। r1 और r2 निकल गया 2, तो पूछा इसकी परिधि, तो परिधि होता है 2πr, r1/2π r2, तो 2π से 2π कट जाएगा, r1/r2 यानी r1 कितना है? 3/2 यानी 3:2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि √1 - cos θ/1 + cos θ का मान क्या होगा? तो इसके लिए इसका क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करेंगे, तो ये हो जाएगा, नीचे वाला का चेंज कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, तो 1 + cos है तो 1 - cos θ
बट्टा ये रूट में रहेगा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा से भाग दे देते हैं तो इसका परिमेकर ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट और इसका क्या करेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी a माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट से स्क्वायर हटेगा यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा ये क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा तो रूट में से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा तो 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा आई होता है कॉस बट्टा साइन क्या होता है टेन थीटा तो कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा इसमें कौन है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो उसके सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो एक ऊर्ध्वाधर दीवार है ये और उसके छाया की लंबाई मतलब ऊर्ध्वाधर दीवार और उसकी छाया की लंबाई तो ऊर्ध्वाधर दीवार का 1 हो गया और छाया की लंबाई का अनुपात मतलब √3 है तो 1/1 और √3 माने लंब और आधार किसमें होता है tan में tan थीटा बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर 1/√3 में मतलब tan 30 का मान होता है √3 tan से tan कट गया है थीटा बराबर 30 डिग्री यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है सेक 30 डिग्री बट्टा कोसेक 60 का मान क्या होगा। तो सेक 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है कॉस 30 का तो इसका उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 60 का कितना हो जाएगा इसका भी हो जाएगा 2/√3 ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा तो 2/√3 गुणे √3/2 2 से 2 कट जाएगा √3 से √3 कट जाएगा बचेगा कितना 1 यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 sin स्क्वायर 63 + 1 + 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा 3 cos स्क्वायर बट्टा इसका मान बताना है। तो इसका मान हो जाएगा sin स्क्वायर और इसको 90 में से कितना घटाएंगे 53 आएगा 90 में से 27 घटाएंगे ऐसे लिख सकते हैं +1 + 2 sin स्क्वायर 27 बट्टा 3 cos स्क्वायर 17 को cos स्क्वायर 17 -2 + 3 cos स्क्वायर 73 लाने के लिए 90 में से कितना घटाएंगे तो 90 में से 17 घटा देंगे 73 आ जाएगा। इसका क्या मान क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर स्क्वायर 90 - थीटा cos स्क्वायर थीटा तो 2 cos स्क्वायर 27 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 को यहाँ लिख देंगे 2 sin स्क्वायर 27 + 1 बट्टा 3 cos स्क्वायर 17 cos 90 - थीटा sin थीटा 3 sin स्क्वायर 17 -2 तो 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो यहाँ 3 बचेगा 3 - 1 यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा तो 2 कॉमन हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 1 2 × 1 माइनस +1 बट्टा ये हो जाएगा 3 - 2 तो 2 1 3 बट्टा 1 यानी 3 ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है
यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तो बीटा बराबर कॉस कितना का मान, कॉस 90 का मान होता है। तो कॉस 90, कॉस से कॉस कट गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसमें रख देंगे। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकलना है। तो इसको लिख सकते हैं, साइन अल्फा को लिख सकते हैं कॉस, लिख सकते हैं कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा कितना कॉस 2 बीटा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला है, इसमें बताना है आपको बिंदु -2 -5 का भुज क्या होगा। तो इसका भुज क्या होगा, भुज मतलब पहले वाला, तो भुज हो जाएगा -2। और कोटि पूछता तो क्या होता है इसमें -5, तो -5 मारते हैं, लेकिन इसमें भुज पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर -2। अगला है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक क्या होगा। तो y एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है 3 - 4 किस चतुर्थांश में है। तो कार्तीय तल ऐसे बनाएंगे। तो कार्तीय तल में हमको पता है पहला में ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है प्लस माइनस। तो इसमें पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, यानी चौथा चतुर्थांश में ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी कितनी है। 3,5 की दूरी कितने है, y का मान, तो यानी 5, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मूल बिंदु से दूरी xy है, xy की दूरी क्या होगी। तो xy दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y², ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है थीटा होता है साइन थीटा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है 93 नंबर, थीटा बराबर 45 डिग्री है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो cos 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 cos 45 का 1/√2, cos ये कट जाएगा 1/√2 से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किसका मान √2 के बराबर होता है। तो cosec 45 का होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम बहुआ टाइप प्रश्न है, हम आसान प्रश्न है। यदि cos थीटा बराबर 32 cos 32 बराबर x है और cos 58 बराबर y है तो कौन सत्य है। तो cos का मान जितना ही कम होता है उतना ही अधिक होता है, तो यानी x का मान 0 से y से बड़ा होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान। तो थीटा का मान 45 है, तो यानी 1 tan स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, यानी 1 प्लस 2/1 यानी 3, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि साइन 42 बराबर p है तो साइन 48 का मान क्या होगा। तो साइन 42 यानी लंब बट्टा कोण
तो लंब हो गया लंब हो गया पी, पी हो गया पी और एच हो गया 1, तो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है, एच का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया। तो कितना घटाएंगे, 48 आएगा। तो साइन 42 घटाएंगे, साइन 90 में से 42 घटाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 42, और कॉस थीटा माने आधार बट्टा कोण, तो आधार कितना है 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा कोण, कोण कितना है 1 है, तो 1 माइनस पी स्क्वायर यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला है tan थीटा बराबर 12/5 है, 12/5 है, तो साइन थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी p बटा b, तो h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 144 अब प्लस 25 यानी 169 यानी इसका हो जाएगा 13। तो h का मान हो गया 13। साइन थीटा लंब बटा कोण, तो लंब कितना है 12, कोण कितना है 13, तो 12/13 यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है tan थीटा 99 नंबर p बट्टा q है, तो p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बट्टा p साइन थीटा, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले tan थीटा बराबर लंब, तो p बराबर हो गया p और b बराबर मतलब आधार बराबर q, तो h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे रख देंगे, तो इस पर रखेंगे तो p साइन स्क्वायर p इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान हो गया लंब बट्टा कोण, लंब कितना है p बट्टा कोण बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस q इंटू आधार बट्टा कोण, तो आधार कितना है, आधार है q इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अब बट्टा ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा p इंटू पी बट्टा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू बट्टा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा माइनस क्यू स्क्वायर लघुत्तम करेंगे बट्टा ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा इसमें हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट जाएगा। तो इसमें बचेगा ये बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा, तो यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे अंतिम प्रश्न पे चलने से पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अंतिम प्रश्न है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट गया स्क्वायर से बचेगा कितना 1, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए 2022 में पूछे गए मैथ के द्वितीय पाली के प्रश्न। तो इसका आपने सॉल्यूशन कर दिया। उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।